रात के ठीक 2:13 हो रहे थे। रावलपिंडी की उस सकरी गली में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी और सड़क पर कहीं कहीं पानी जमा हो चुका था। साथ ही उस वक्त तक ज्यादातर घरों की बत्तियां बुझ चुकी थी। लेकिन तभी अचानक 3 काली रंग की गाड़ियां बिना किसी आवाज के एक साधारण से मकान के सामने आकर रुकती हैं। गाड़ियों के रुकने के बाद कुछ पल के लिए तो वहां सन्नाटा छा जाता है, परंतु अगले ही पल पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहना एक हट्टा कट्टा जवान अफसर उस घर के दरवाजे पर जोरदार लात मारता है और हथियारों से लैस बाकी के जवान फौरन उस घर के अंदर घुस जाते हैं। अचानक से हुई इस चीज की वजह से उस घर में मौजूद लोग घबरा जाते हैं। लेकिन उसी घर में मौजूद एक शख्स ऐसा था जो इन सब के होने से बिल्कुल भी नहीं घबराता है, जैसे कि शायद उसे पहले से ही पता हो कि एक ना एक दिन तो ये होना ही था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही कोई हैरानी, बल्कि सिर्फ एक गहरी थकान थी, जैसे सालों की लड़ाई अब खत्म होने वाली हो। तभी पाकिस्तान आर्मी के जवानों के साथ मौजूद वहां की खुफिया एजेंसी ISI का एक अफसर आगे बढ़कर उस शख्स से कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ मेजर, हमें सब पता चल चुका है। इसके बाद बिना कोई मौका दिए उस शख्स के हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती है, आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है और फिर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाया जाता है। हालांकि बाहर की दुनिया के लिए यह सिर्फ एक गिरफ्तारी थी, परंतु उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर भारत में बैठे कुछ लोगों को इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया था कि पकड़ा गया वह आदमी पाकिस्तान आर्मी का कोई मामूली अफसर नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी कहानी का अंत था जो करीब 20 साल पहले भारत में राजस्थान के गंगानगर शहर की एक साधारण सी गली से शुरू हुई थी, जहां एक सामान्य सा लड़का अपने छोटे से कमरे में बैठकर आईने के सामने डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस किया करता था। कभी फिल्मी हीरो बनता था, कभी सैनिक, कभी देशभक्त और कभी शहीद। उसके पिता भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे और मां एक गृहिणी थी। परिवार बिल्कुल साधारण था, परंतु उसके सपने बड़े थे। कॉलेज में थिएटर करने के दौरान जब स्टेज पर खड़ा होकर डायलॉग बोलता तो लोग तालियां बजाते नहीं थकते थे, मगर तब उसे ये पता नहीं था कि यही कला एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। दरअसल 1970 के दशक में गंगानगर के अंदर जब एक नेशनल ड्रामा फेस्टिवल हुआ, तब दर्शकों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी बैठे थे जो आम दर्शक नहीं थे, बल्कि वो लोग भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े हुए थे। शुरू में उन्होंने उसे भी बाकी कलाकारों की तरह ही देखा, लेकिन जैसे जैसे उसका अभिनय आगे बढ़ा, वे समझने लगे कि यह लड़का सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि हर किरदार को जी रहा है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है, उसकी आंखों में सच्चाई है और उसके चेहरे पर भावनाओं का गहरा असर है। इसलिए कुछ हफ्तों बाद उसे दिल्ली बुलाया गया। कहा गया कि एक खास इंटरव्यू है, करियर से जुड़ा मामला है। वह खुश हो गया, सोचा शायद किसी बड़े थिएटर ग्रुप में मौका मिलेगा, मगर जब वह दिल्ली के एक गुप्त दफ्तर में पहुंचा और उसके सामने फाइलें, सिक्योरिटी गार्ड और गंभीर चेहरे देखे, तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह कोई साधारण इंटरव्यू नहीं है। एक अफसर ने उससे सीधे पूछा कि क्या वह देश के लिए अपनी पहचान, परिवार और आरामदायक जिंदगी छोड़ सकता है? क्या वह ऐसा जीवन जी सकता है जहां उसका कोई नाम नहीं होगा, कोई फोटो नहीं होगी और कोई उसका इंतजार नहीं करेगा? यह सवाल सुनकर वह कुछ पल चुप रहा, परंतु फिर उसने अपने पिता की मेहनत, माँ की दुआ और बचपन के सारे सपनों को दरकिनार कर देश को चुना और बिना ज्यादा सोचे कह दिया कि अगर देश के लिए जरूरी है तो वह सब छोड़ देगा। शायद उसी पल उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। हालांकि उसे तब इसका अंदाजा नहीं था। इसके बाद अगले 2 साल उसे ऐसी ट्रेनिंग दी गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे उर्दू सिखाई गई, अरबी शब्द सिखाए गए, इस्लामी रीति रिवाज समझाए गए, नकली पासपोर्ट बनाए गए, झूठी कहानियां रटवाई गई। कई दिनों तक अकेले कमरे में बंद रखा गया ताकि वह मानसिक दबाव झेलना सीख सके। कभी उसे नींद से वंचित किया गया, कभी घंटों पूछताछ हुई, कभी अपनों की याद में वह टूटने लगता था, लेकिन हर बार खुद को संभाल लेता था क्योंकि अब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। धीरे धीरे उसकी बोलचाल बदल गई, उसका पहनावा बदल गया, उसकी सोच बदल गई और एक दिन उसे बताया गया कि अब वह इंसान नहीं रहा जो गंगानगर में रहता था। अब उसकी नई पहचान है, नया धर्म है और नया अतीत है, साथ ही एक नया भविष्य भी,
क्योंकि अब उसे एक नए नाम नबी अहमद शाकिर से जाना जाएगा। इसके बाद उसे नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया, एक साधारण सा स्टूडेंट बनाकर, हाथ में बैग, जेब में फर्जी दस्तावेज और दिमाग में सैकड़ों झूठी कहानियां। बॉर्डर पार करते वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उस वक्त कोई गलती हो जाती तो सब खत्म हो जाता, लेकिन किस्मत और ट्रेनिंग दोनों उसके साथ थे। वह सुरक्षित पाकिस्तान पहुंच गया। वहां उसने कॉलेज में दाखिला लिया, धीरे धीरे दोस्त बनाए, फिर मस्जिद जाने लगा। साथ ही वहां की लोकल भाषा भी सीख ली और लोगों के साथ हंसना बोलना शुरू कर दिया। हालांकि अंदर ही अंदर वह हर पल सतर्क रहता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उसकी मौत का कारण बन सकती थी। मगर वह हर परीक्षा में पास होता गया, हर शक को पीछे छोड़ता गया और धीरे धीरे वहां के सिस्टम का हिस्सा बनता चला गया। दिल्ली में बैठे अफसर उसकी रिपोर्ट पढ़ते थे और समझते थे कि उनका मिशन सही दिशा में जा रहा है, परंतु कोई भी यह नहीं जानता था कि यह रास्ता आगे चलकर कितना खतरनाक होने वाला है। और यही वह मोड़ था जहां से एक साधारण थिएटर कलाकार धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहा था जिसे आगे चलकर दुनिया रविंद्र कौशिक के नाम से जानने वाली थी। लेकिन उस वक्त तक ना उसे इस नाम की खबर थी और ना ही उसकी आने वाली तकलीफों का उसे अंदाजा था। वो तो बस अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा था, यह सोचकर कि अगर उसने एक कदम भी पीछे खींचा तो ना सिर्फ उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी बल्कि देश की उम्मीदें भी टूट जाएंगी। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसके लिए असली परीक्षा तब शुरू हुई जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते होते उसके आसपास के लोग उसे एक भरोसेमंद, अनुशासित और समझदार युवक के रूप में देखने लगे थे। लेकिन वह खुद जानता था कि असली मंजिल अभी बहुत दूर है, क्योंकि उसका असली लक्ष्य था उस सिस्टम के अंदर घुसना जहां से सबसे ज्यादा अहम जानकारियां निकलती थी, यानी पाकिस्तान आर्मी। और फिर उसे ये मौका तब मिला जब उसने एक दिन पाकिस्तान के किसी अखबार में पाकिस्तान आर्मी में भर्ती के लिए आवेदन देखा। और यही मौका उसके लिए सोने में सुहागा जैसा था, जिसके बाद उसने सेना में भर्ती के लिए आवेदन किया और फिर उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना शुरू किया कि कोई उस पर शक ना कर सके। रोज सुबह दौड़, शाम को एक्सरसाइज, रात को किताबें और धार्मिक पढ़ाई शुरू कर दी। वह हर चीज में आगे रहने की कोशिश करता था ताकि कोई उस पर शक न कर सके। हालांकि कई बार वह अंदर ही अंदर टूट जाता था, क्योंकि उसे हर पल याद रहता था कि वह जिस पहचान के साथ जी रहा है वह उसकी अपनी नहीं है। मगर फिर भी वह खुद को समझा लेता था कि यह सब देश के लिए है। लेकिन जब सेना में भर्ती के लिए उसका मेडिकल, इंटरव्यू और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो उसकी रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ एक भी गलती हुई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी ट्रेनिंग इतनी पुख्ता थी कि हर सवाल का जवाब तैयार था, हर दस्तावेज सही था और हर कहानी बिल्कुल सटीक थी। इसलिए वह चयनित हो गया। पहली बार जब उसने वर्दी पहनी तो आईने में खुद को देखकर कुछ सेकंड तक खामोश खड़ा रहा, क्योंकि बाहर से वह एक पाकिस्तानी सैनिक लग रहा था, लेकिन अंदर से वह भारत का सिपाही था। धीरे धीरे ट्रेनिंग पूरी हुई, पोस्टिंग मिली और वह सिस्टम के अंदर और गहराई तक घुसता चला गया। वह अपने सीनियर्स की मदद करता, जूनियर्स का ख्याल रखता और हर मिशन में पूरी ईमानदारी से काम करता ताकि किसी को उस पर शक न हो। मगर इसी दौरान वह बेहद सावधानी से जरूरी जानकारियां इकट्ठा करता और गुप्त चैनलों के जरिए भारत भेजता रहता। दिल्ली में बैठे अफसर हर रिपोर्ट देखकर समझ जाते थे कि उनका यह एजेंट किसी खजाने से कम नहीं है। साल दर साल उसकी तरक्की होती गई और वह मेजर के पद तक पहुंच गया। अब उसके पास मीटिंग्स में बैठने का अधिकार था, फाइलें देखने की अनुमति थी और कई संवेदनशील ऑपरेशंस की जानकारी थी। लेकिन इसके साथ ही खतरा भी कई गुना बढ़ गया था, क्योंकि अब उस पर नजर रखने वाले लोग भी ज्यादा थे। हालांकि उसने अपनी चालाकी और संयम से हर शक को दूर रखा। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जब उसकी मुलाकात अमीना नाम की एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की से हुई। दोनों की मुलाकात पहले आम बातचीत से शुरू हुई, फिर दोस्ती बनी और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उसे कई बार लगा कि क्या उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आता कि सच बताने का मतलब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अमीना की जिंदगी को भी खतरे में डालना होगा। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और फिर दोनों की शादी हो गई।
कुछ साल बाद उनका एक बेटा हुआ। अब वह बाहर से एक परफेक्ट फैमिली मैन और सम्मानित अफसर लगने लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह दो जिंदगियों के बीच फंसा हुआ था। दिन में वह वर्दी पहनकर देश के दुश्मन देश की सेवा करता और रात में अकेले कमरे में बैठकर भारत के लिए रिपोर्ट तैयार करता। कई बार वह बेटे को सोता हुआ देखकर सोचता कि अगर कभी सच सामने आया तो इस मासूम का क्या होगा, मगर फिर खुद को समझाता कि अगर वह आज रुक गया तो न जाने कितने मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह अपने दर्द को दबाकर आगे बढ़ता रहा। समय के साथ उसकी सूचनाओं की वजह से भारत कई बड़े खतरों से बचता रहा। कुछ आतंकी साजिशें नाकाम हुई, कुछ घुसपैठ रोकी गई, लेकिन इन सब का श्रेय उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि उसका नाम फाइलों में भी छुपा हुआ था। वह सिर्फ एक कोड नेम बनकर रह गया था। हालांकि उस समय तक उसके लिए यह नाम, यह पहचान और यह शोहरत कोई मायने नहीं रखती थी। उसके लिए बस एक ही चीज जरूरी थी, मिशन पूरा करना, चाहे उसकी कीमत कितनी भी भारी क्यों ना हो। और शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि अब जो गलती होने वाली है वह उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। साल 1983 तक पाकिस्तान में उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी। वह रोज समय पर दफ्तर जाता था, मीटिंग्स में हिस्सा लेता था, सीनियर्स का भरोसा जीत चुका था और धीरे धीरे सिस्टम के सबसे अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गया था। लेकिन अंदर ही अंदर हालात बदल रहे थे, क्योंकि इतने सालों की लगातार मेहनत, अकेलापन और मानसिक दबाव ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया था। हालांकि उसने कभी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया, परंतु दिल्ली में बैठे अफसर यह समझने लगे थे कि अब उसे फील्ड में अकेले छोड़ना खतरनाक हो सकता है। इसलिए यह फैसला लिया गया कि उसके लिए एक सपोर्ट एजेंट भेजा जाए, जो जरूरत पड़ने पर मदद करे, मैसेज पहुंचाए और खतरे की स्थिति में बैकअप बने। मगर यही सबसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि जिस एजेंट को चुना गया वह भले ही ईमानदार और देशभक्त था, लेकिन उसे किसी दुश्मन देश में जासूसी करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, क्योंकि यह उसका पहला और सबसे बड़ा मिशन था। साथ ही भारतीय एजेंसियों के द्वारा दूसरी गलती ये हुई कि उसे जल्दबाजी में ट्रेनिंग दी गई। कुछ महीने की तैयारी में ही पाकिस्तान भेज दिया गया, जबकि ऐसे मिशन के लिए सालों की तैयारी चाहिए होती है। वह एजेंट खुद को तैयार समझ बैठा, मगर असलियत में वह उस दुनिया के लिए अब भी कच्चा था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वह सपोर्ट एजेंट शुरू में ठीक काम करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी घबराहट सामने आने लगी। कभी वह तय समय से पहले निकल जाता, कभी गलत जगह रुक जाता, कभी बिना वजह फोन इस्तेमाल करता और कभी ऐसे लोगों से मिलने लगता जिन पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि रविंद्र ने कई बार उसे इशारों में सावधान किया, समझाया कि यहाँ एक छोटी सी गलती मौत बन सकती है, मगर नया एजेंट अनुभव की कमी के कारण खतरे को समझ नहीं पा रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर ISI की नजर पड़ गई। पहले उसका पीछा किया गया, फिर उसका फोन टैप हुआ, फिर उसके कॉन्टैक्ट्स को खंगाला गया और धीरे धीरे पूरा जाल उसके चारों ओर कसता चला गया। उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि वह कब पूरी तरह फंस चुका है। एक रात अचानक उसे उठा लिया गया, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी सूचना के उसे अंडरग्राउंड सेल में डाल दिया गया। शुरू में उसने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब पूछताछ में कुछ नहीं निकला तो टॉर्चर शुरू हुआ। लगातार कई दिनों तक नींद नहीं लेने दी गई, भूखा रखा गया, मारपीट की गई, मानसिक यातना दी गई और आखिरकार वह टूट गया, क्योंकि था तो एक इंसान ही, पत्थर तो था नहीं। दर्द और डर ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और उसी हालत में उससे सब कुछ उगलवा लिया गया। वह क्यों पाकिस्तान आया था, किसके संपर्क में था, किसकी मदद करने आया था, और पाकिस्तान आर्मी के अंदर भारत का सबसे कीमती एजेंट कौन है। जब यह जानकारी ISI तक पहुंची, तब पहली बार उनका शक एक नाम पर जाकर रुका, और वह नाम था वही शांत, भरोसेमंद और अनुशासित मेजर, जिस पर अब तक किसी को शक नहीं हुआ था। हालांकि ISI ने यह जानने के बाद भी तुरंत कार्रवाई नहीं की, बल्कि चुपचाप उसकी निगरानी शुरू कर दी। उसके फोन रिकॉर्ड चेक किए गए, इंटरनेट एक्टिविटी पर नजर रखी गई, मूवमेंट ट्रैक किया गया और यहाँ तक कि उसके कुछ करीबी साथियों से भी गुप्त पूछताछ की गई।
लेकिन वह इतने सालों से सतर्क था कि शुरू में उन्हें कुछ ठोस नहीं मिला। मगर कहते हैं ना कि अगर जाल धीरे धीरे कसा जाए तो सबसे चालाक शिकार भी फंस ही जाता है। इसके बाद धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी, उसकी फाइलें खंगाली गईं, पुराने संपर्कों को देखा गया, मूवमेंट का एनालाइज किया गया और सबूत इकट्ठा किए जाने लगे। और फिर एक दिन उसकी एक पुरानी रिपोर्ट में छोटा सा फर्क पकड़ लिया गया। ये सब बातें अलग अलग छोटी लगती थीं, लेकिन जब आईएसआई ने इन्हें जोड़ा तो तस्वीर साफ होने लगी। उन्हें समझ आ गया कि यह आदमी कुछ छुपा रहा है। हालांकि उन्होंने तब भी उसे सीधे गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसे मानसिक दबाव में लाने की कोशिश की। अचानक बिना वजह तबादले की बात की गई, फाइलें छीन ली गईं, मीटिंग्स से दूर रखा गया ताकि वह घबराए और गलती करे। और सच में कुछ ही महीनों बाद वह अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद भारत से सपोर्ट कम हो गया है, शायद सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब पीछे हटना नामुमकिन था। और फिर वह रात आ गई जब सब कुछ खत्म हो गया। रावलपिंडी के उसके घर पर अचानक छापा पड़ा। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बहस के उसे हथकड़ी लगाई गई और अंधेरी गाड़ी में डाल दिया गया। शुरू में उससे सामान्य सवाल पूछे गए, लेकिन जब उसने वही रटी रटाई कहानियां दोहराई तो टॉर्चर शुरू हुआ। कभी नींद से वंचित किया गया, कभी घंटों खड़ा रखा गया, कभी बिजली के झटके दिए गए, कभी अपनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। लेकिन फिर भी उसने वही किया जिसकी उम्मीद भारत को थी। उसने एक शब्द नहीं बोला, चाहे उसे कितनी ही बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, चाहे कितनी ही बार प्रताड़ित किया गया। मगर उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वह भारत का जासूस है। वह हर बार यही कहता रहा कि वह एक वफादार पाकिस्तानी अफसर है जिसे फंसाया जा रहा है। उसके शरीर पर जख्म बढ़ते गए, सेहत गिरती चली गई, लेकिन जुबान से एक भी ऐसा शब्द नहीं निकला जो भारत को नुकसान पहुंचा सके। फिर आधिकारिक रूप से उसका कोर्ट मार्शल हुआ, बंद कमरे में सुनवाई हुई, मीडिया से सब कुछ छुपाया गया और फिर उसे मौत की सजा सुना दी गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। पाकिस्तान की जेल में रहने के दौरान वहां ना कोई उनकी पहचान थी, ना कोई सम्मान, सिर्फ एक नंबर था, और वो भी एक कैदी का। धीरे धीरे बीमारी ने उसे जकड़ लिया। टीबी हो गई, फेफड़े कमजोर हो गए, शरीर सूखने लगा। मगर फिर भी जब कभी पूछताछ हुई उसने वहीं रुक रखा। न उसने कभी अपने मिशन की पुष्टि की, ना किसी अफसर का नाम लिया और ना ही किसी नेटवर्क का जिक्र किया। वह आखिरी सांस तक अपने देश की ढाल बना रहा। साल 2001 के आते आते लगभग 17 सालों तक रोज पाकिस्तान की जेल में शारीरिक और मानसिक टॉर्चर को सहते सहते और खाने व इलाज की कमी के चलते जब उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, इसी बीच चुपके से वे भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब रहे। उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाले यातनाओं के बारे में लिखा। लेकिन भारत सरकार या रॉ ने उनकी कोई सुध नहीं ली। उन्होंने अपने एक पत्र में पूछा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है। नवंबर 2001 के आते आते सेंट्रल जेल मुल्तान में फेफड़े, दिल की बीमारी और शरीर पर अनेकों अंदरूनी चोटों और घावों की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी के द्वारा उन्हें उसी जेल के पीछे की तरफ दफना दिया गया और एक सुबह बिना किसी शोर के उसकी जिंदगी खत्म हो गई। न कोई कैमरा था, न कोई सलामी, न कोई तिरंगा, बस एक दुश्मन देश की मिट्टी में हमारे देश का एक असली हीरो दफन होकर रह गया। और इधर भारत में सिर्फ किसी सीक्रेट फाइल में उनका नाम एक कोड नेम के साथ हमेशा के लिए क्लोज हो गया, जो कोड था ब्लैक टाइगर। तो ये थी हमारी आज की भारत के एक ऐसे जासूस की कहानी जिसका जिक्र आज तक भी किसी सरकारी कागजात में नहीं किया गया। लेकिन अगर आप लोग ये जानते हैं कि उन्हें ये ब्लैक टाइगर का खिताब किसने दिया था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये जासूसी की दुनिया की कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और जासूसों या फिर यूँ कहे कि भारत के वो वीर जिनकी जासूसी की कहानियाँ आज तक आप लोगों के सामने नहीं पहुँची हैं, उनकी कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और खुफिया कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।